वेलकम टू माय चैनल विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर बायो एजुकेटर शिवानी मैम। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे, और ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है मेज़ेल्सन एंड स्टाहल का। मेज़ेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूफ किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है या नहीं, क्योंकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये कहा था 1953 में आपके डीएनए के मॉलिक्यूलर डायग्राम देने वाले साइंटिस्ट, जिनका नाम था जेडी वॉटसन एंड एफएच क्रिक। इन्होंने 1953 में कहा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। डैट मीन्स कि एक पेरेंट्स के डीएनए से जो डॉटर डीएनएज आते हैं उनमें से आपके 50% पेरेंट्स के कैरेक्टर्स और 50% न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म करते हैं। यानी जो एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसमें एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स और एक ओल्ड डीएनए यानी पेरेंट्स का डीएनए मॉलिक्यूल होता है। लेकिन उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को देने वाले साइंटिस्ट थे मेज़ेल्सन एंड स्टाहल। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। 1958 में ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया था। जैसा कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, ये अगर मान लेते हैं कि ये एक पेरेंट्स डीएनए है, ये एक पेरेंट्स डीएनए है, इसमें से दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होता है कि डीएनए के स्टैंड्स पहले क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। पहले क्या हो जाते हैं, ये जो डीएनए मैं बना रही हूँ ये पहले क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद ये दोनों स्टैंड्स में दो नए नए स्टैंड्स आते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ। मान लेते हैं इस स्टैंड में एक नया स्टैंड आके जुड़ गया और दूसरे वाले में एक नया स्टैंड आके जुड़ गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, इसको ही प्रूफ किया था मेज़ेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर है ये पेरेंट्स है, हाफ पेरेंट्स हो गया, और हाफ ये जो पिंक कलर है वो न्यू हो गया। डैट मीन्स कि यहाँ पे पेरेंट्स और न्यू कॉम्बिनेशन दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स में देखने को मिल रहा है। अभी क्या हुआ कि जो हमारे स्टाहल एंड मेज़ेल्सन थे, इन्होंने जिस बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई यानी शीरिया कोलाई को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। और ई कोलाई का नेचर होता है कि ई कोलाई जो है 20 मिनट्स में रेप्लिकेशन करता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताब में इसके डायग्राम को देखो, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस मेज़ेल्सन एंड स्टाहल का, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसको टोटल 40 मिनट्स तक इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया हुआ था, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कराया हुआ था ई कोलाई के ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए का। क्यों कराया? क्योंकि इनको प्रूफ करना था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक लाइट डीएनए लिया हुआ है, एक हैवी डीएनए लिया हुआ है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम ये देखते हैं। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया था, ठीक है, शीरिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया। इन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन था NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, मीडियम में, इन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को अपने लैब में क्या कराया, ग्रो कराया। सबसे पहले इन्होंने इस बैक्टीरिया को अपने लैब में ग्रो कराया। अब इन्होंने NH4Cl में, ये जो आप NH4Cl देख रहे हो, इसका जो N का जो आपका आइसोटॉप है, नाइट्रोजन का आइसोटॉप है, आपको पता है नाइट्रोजन के कई आइसोटॉप होते हैं, 15, 14। तो इन्होंने क्या किया, एक 14N वाला आइसोटॉप लिया और एक 15N वाला आइसोटॉप लिया। अगर डेंसिटी की माने तो ये जो 15 नाइट्रोजन वाले आइसोटॉप होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये हैवी होता है,
ठीक है, 15 वाले हैवी होते हैं और जो 14 नाइट्रोजन आइसोटॉप वाले होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ये लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के आइसोटॉप यहाँ पे लिया, एक 14 और एक 15। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 15 जो अमोनियम क्लोराइड वाले बैक्टीरिया थे उनके डीएनए को पहले तो उन्होंने उस 15 मतलब NH4Cl में ग्रो कराया। अब बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं उन्होंने उस मीडियम में, उस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन को क्या किया, ऑब्जॉर्ब किया। नाइट्रोजन का जो आइसोटॉप था वो 15 था, तो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने क्या किया, 15 वाले आइसोटॉप को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जब 15 वाले को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने क्या किया, वो 15 वाले NH4Cl के आइसोटॉप में जो बैक्टीरिया के जो डीएनए थे उन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब भी हम किसी भी चीज़ का कराते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही ये ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूगेशन के ट्यूब में जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो लाइट चीज़ होती है, लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी था कि देखने को मिला कि जो हैवी डीएनए था वो नीचे बैठ गया और जो लाइट डीएनए था वो ऊपर तैरता है। ठीक है, अब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में यही चीज़ें देखी और इसमें सेम चीज़ें ये एक बार इन्होंने 15 NH4Cl के साथ 15 आइसोटॉप वाले नाइट्रोजन के साथ कराया और एक बार 14 वाले के साथ कराया। तो जो 14 वाले के साथ कराया तो 14 वाला क्या हुआ भाई, लाइट वेट का था तो वो ऊपर आके तैरने लगा और 15 वाला जो था वो नीचे बैठ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि कौन सा डेंसिटी किसका ज़्यादा था और किसका कम था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन्होंने जो है अपने प्रोसेस को जब आगे बढ़ाया, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो ट्यूब थी उसमें एक सॉल्यूशन इन्होंने मिलाया, उसका नाम है ये आपका जो सॉल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में। ठीक है, इन्होंने जो सॉल्यूशन मिलाया वो था सीजियम क्लोराइड। इन्होंने सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में मिला के फिर इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ये हैवी जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे यानी 15 आइसोटॉप वाले जो नाइट्रोजन थे उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें ये जो हैवी वाले नाइट्रोजन है वो नीचे बैठ रहा है। ठीक है, दूसरे में आपको दिख रहा है कि जिसमें दोनों मिक्स है वो बीच में आ रहे हैं, बीच में एक न्यू हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि इसमें आपके 15 वाले भी हैं और आपके 14 वाले भी हैं। ठीक, और तीसरा वाला जो है उसमें ये शो हो रहा है कि लाइट वाला ऊपर तैर रहा है और हाइब्रिड वाला नीचे है। अब ये डायग्राम आपको तब क्लियर होगा जब आप इस चीज़ को समझेंगे। ये डायग्राम जो कि मैंने NCERT की बुक से लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अलग सा डायग्राम नहीं है, आपने NCERT में देखा हुआ है। ये डायग्राम में भी इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया जब इन्होंने फर्स्ट टाइम सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। ठीक है, सेम तरीके से फर्स्ट टाइम जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया 15 नाइट्रोजन के आइसोटॉप का, तो इनको क्या देखने को मिला कि भाई 15 वाले तो हैवी वेट वाले होते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में जो हैवी वेट वाला होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस डायग्राम में ये क्लियर हुआ कि हैवी वाले नीचे बैठ गए। ठीक है, इनको एक ही टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल मिले जो कि एकदम पेरेंट से सेम थे, सिमिलर थे। अब इन्होंने क्या किया, 20 मिनट्स तक रेप्लिकेशन कराया। 20 मिनट तक लगातार एप्लीकेशन कराने के बाद, क्योंकि एक साइकिल ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया 20 मिनट्स में कंप्लीट करती है, तो 20 मिनट्स के बाद इन्होंने देखा कि टेस्ट ट्यूब में, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब में सेंटर रीजन में एक हाइब्रिड देखने को मिला। अब ये हाइब्रिड में देखने को मिला कि इसमें आपके 14N और 15N दोनों मौजूद थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये 15N आइसोटॉप वाले मीडियम को, बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, 14 वाले के साथ मिला के सेंट्रीफ्यूग्स किया। तो रिजल्ट क्या मिला कि सेंट्रीफ्यूगल जो ट्यूब था उसके सेंटर में इनको एक नया हाइब्रिड देखने को मिला। और ये हाइब्रिड कैसे आया? ये हाइब्रिड आया पेरेंट्स के और आपके जो न्यू डीएनए थे उसके मिलने से आया। क्योंकि अगर आप देखो तो ये हमारा 15
आइसोटॉप वाले नाइट्रोजन हैं। अब क्या हुआ कि अगर 15 वाले आइसोटॉप पे मान लेते ये है, तो ये जब अलग हुआ तो पहले तो इसके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसको किस सॉल्यूशन में मिलाया गया? 14 वाले सॉल्यूशन में मिलाया गया। तो जो नया इनके साथ आके जुड़ा ये क्या था? ये 14 वाला था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये 14 वाले के साथ और 15 वाले के साथ ये दोनों एक साथ बन रहे हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन में गए, 15 और 14 एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हाइब्रिड है ये 14 और 15 दोनों आइसोटॉप वाले नाइट्रोजन के फॉर्म कर रहे हैं। अब फिर से इन्होंने 20 मिनट्स की साइकिल फिर से कराई, जो टोटल यहाँ पे 40 मिनट्स का दिखा रहा है। तो जब इन्होंने ऐसा कराया तो इनको देखने को क्या मिला कि एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाइट कलर की चीज़ें है और एक सेंटर में हाइब्रिड है। तो जो ऊपर तैर रहा था लाइट आइसोटॉप वाले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डीएनए के तैर रहे थे, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में, एक ये और एक ये। और बीच में जो हाइब्रिड था वो सेम टू सेम था, पेरेंट्स का सेम टू सेम जो यहाँ से होके आया वो था। नए में क्या मिला? 14N नाइट्रोजन आइसोटॉप वाले लाइट वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले, और बीच में 2 आपको क्या मिले? सेम टू सेम पेरेंट्स के मिले। तो ये क्लियर हो गया कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जब डीएनए अपना मॉलिक्यूल बनाता है तो उस कंडीशन में आपके पेरेंट्स के बनते हैं और एक आपके न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे 4 डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, 2 आपके न्यू फॉर्म हो रहे हैं वो है लाइट, और 2 आपके पेरेंट्स के बन रहे हैं वो हाइब्रिड, जो कि सेम टू सेम पेरेंट्स के बन रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये साबित करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। ओके तो किस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले 20 मिनट्स में जब 15 नाइट्रोजन आइसोटॉप का कराया तो उनको सिर्फ हैवी मिला, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में वो नीचे जाके बैठ गया था। अब उन्होंने जब 15N मीडियम वाले को इन्होंने क्या कराया, 14 NH4 सॉल्यूशन मीडियम में मिलाया, तो उनको देखने को मिला कि सेंटर में एक हाइब्रिड फॉर्म हो रहा था, और वो हाइब्रिड 14 और 15 दोनों से मिलके बन रहा था। उसके बाद जब फिर से उन्होंने 20 मिनट्स का साइकिल रेप्लिकेशन कराया तो अब उनको देखने को मिला जो 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने उसमें से 2 सेम बने जो हाइब्रिड वाले थे, पेरेंट्स, और एक हाफ 15 और हाफ 14 जो सेंटर में बैठे हुए आप देख सकते हो उस डायग्राम में, ठीक है, हाइब्रिड वाले थे। और 2 आपको लाइट वेटेड मिले 14 वाले, यानी टोटल इससे ये प्रूव हो गया कि एक आपका क्या हो जाता है, पेरेंट्स का डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और एक आपका जो होता है न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में इन्होंने कौन सा सॉल्यूशन मिलाया, या आपके पर्टिकुलर किस सन में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, या फिर कौन सा आइसोटॉप हैवी है, कौन सा आइसोटॉप जो है लाइट वेट का है, या फिर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि मेजल्सन एंड स्टेहल ने कौन से बैक्टीरिया पे कल्चर किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इसमें से कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने मिनट तक इन्होंने रेप्लिकेशन की साइकिल क्रिएट की, टोटल साइकिल कितने मिनट की हुई, तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में एज अ कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन के फॉर्म में यही सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे अपने नए सेशन में नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।